नमस्कार बच्चों, मैं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी 04। इसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसके पहले बच्चों हमने किसके बारे में बात किया था? इसके पहले 03 में हमने बात किया था इफेक्ट ऑफ चार्जेस। अगर दो चार्जेस होते हैं बच्चों तो वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के बीच में फोर्स लगाते हैं, एक बल लगाते हैं। ठीक, उस बल का नेचर कैसा होगा? वो बल आकर्षण बल भी होगा और प्रतिकर्षण, मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब जब प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपेल करते हैं, मतलब जो लाइक चार्जेस होंगे, अगर प्लस प्लस है तो लाइक चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, पीछे की तरफ ढकेलते हैं बच्चों। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं बच्चों? अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के को पास खींचते हैं। ठीक है, एक फोर्स से, एक बल से ना, उस बल की जो गणना, उस बल की जो कैलकुलेशन है वो हम लोग को कहां से मिलती है? कूलम लॉ से। कूलम लॉ क्या करता है बच्चों? एक एक्सप्रेशन देता है, एक फॉर्मूला देता है, एक सूत्र देता है, जिसके थ्रू हमें दो चार्जेस के बीच में लगने वाले एग्जैक्ट फोर्स की वैल्यू पता चलती है। अब बच्चों वो एग्जैक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मैंने बताया कि उस फोर्स का फॉर्मूला था बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी Q1 क्या है? पहला वाला चार्ज, Q2 क्या है? दूसरा वाला चार्ज, और अगर वो R दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल ये होगा। ठीक है, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बच्चों क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये था। और मैंने बताया कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये फोर्स बच्चों वो फोर्स है जब कोई दो चार्ज पार्टिकल स्पेस में रखे होते हैं। फिर हमने बताया कि अगर किसी मीडियम में रख दिए, मीडियम मतलब मटेरियल के अंदर, जैसे पानी के अंदर दो चार्जेस रख दिए जाए, या वाटर या केरोसिन के अंदर रख दिए जाए, या मतलब सैंड के अंदर रख दिए जाए, तो सैंड मतलब बालू के अंदर रख दिया जाए, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने बताया कि ये फोर्स जो एयर में लगता है, इसको मान लो F0 बोले, तो उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। ठीक है, तो आपने पूछा कम कैसे हो जाती है, तो मैंने बताया बच्चों उसकी जो परमिटिविटी है, ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, तो उसकी जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स की वैल्यू हमेशा घट जाती है। तो आपने कहा कि सर ये एक बात बताइए कि वो परमिटिविटी की वैल्यू निकालेंगे कैसे? हमने कहा कि उसके लिए हमें बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? वो रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द स्पेस का। ठीक है, इसको हमने K से डिनोट किया। K की वैल्यू होती है बच्चों ये आपको एग्जाम में या कहीं भी जब भी क्वेश्चन आप करने जाओगे वहां दिया रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें तो K एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आता है एप्सिलॉन। ये वैल्यू बच्चों यहां पे हम पुट करेंगे। ठीक है, किस फॉर्मूले में? ये वाला जो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R। इसमें हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, यानी एप्सिलॉन की जगह ये लिख सकते हैं। जब ये लिखेंगे बच्चों तो ये देखो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी ये क्या होगा? K टाइम्स इसकी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 है, डिवाइड बाई K, यानी इसकी पूरे की वैल्यू घट जाएगी। जब पूरे की वैल्यू घट जाएगी तो फोर्स की वैल्यू भी बच्चों घट जाएगी। अगर K को इससे देखो, जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना कम फोर्स, किसमें? मीडियम में। ठीक है, ये बातें हमने कर लिया था। ठीक, जैसे वाटर का हमने बताया परमिटिविटी होता है 81, किसी बुक में 80 भी लिखा होता है, कोई इसमें लड़ाई नहीं करना है। ठीक है, तो एक हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, और वो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। फिर से मैं बता रहा हूँ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो बल लगता है, स्पेस में रखा जाएगा तो ये लगेगा। इसके कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी बच्चों। अगर किसी मीडियम में रख दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू घट के ये हो जाएगी। कितना घटेगा? K गुना घटेगा। और इस फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं Fm = F0/K। इस पे हमने न्यूमेरिकल भी किया था। क्या आपको हो सकता है आपको समझ में आए? ठीक है, आई होप आपको समझ में ही आया होगा। ठीक, आज हम लोग बच्चों बात करेंगे कि अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एक चार्ज पे फोर्स लगाएं तो उस फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है।
उसके लिए बच्चों थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज चाहिए। वो बेसिक नॉलेज है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का होना इंपॉर्टेंट है। मतलब फोर्स एक ऐसी राशि है जिसके पास दिशा और उसकी मात्रा दोनों की आवश्यकता होती है। बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हम उसको कैलकुलेट सही से नहीं कर सकते, ना तो उसको सही से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल में जैसे अगर कोई दरवाजा इन साइड खुल रहा है और आप आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो उस फोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, उस फोर्स का कोई महत्व नहीं है। अगर आपको सही से पता होना चाहिए कि दरवाजे को 5 न्यूटन लगा के इनसाइड अंदर की तरफ खींचो, तब वो उस फोर्स की कोई वैल्यू है। वैसे ही हमें इन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों वेक्टर के एडिशन का लॉ चाहिए। मतलब वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है ये पता होना चाहिए। आपको इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस केवल एक फॉर्मूला बच्चों लर्न करना है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्मूले पे, फिर उसके बाद हम चलेंगे टॉपिक पे। ठीक है, कि टॉपिक को कैसे किया जाए, फिर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमने वेक्टर के एडिशन का लॉ देखा था कि दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है अगर किसी एंगल पे लगते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है जो इस डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक वेक्टर इधर लग रहा है और एक वेक्टर इधर लग रहा है बी, और ये किसी एंगल पे लगते हैं थीटा पे। ठीक है, तो हमें क्या पता करना होता है, बेसिकली ये आपको डिटेल में 11th क्लास में मिलेगा बच्चों, जे 11th क्लास के कोर्स में पढ़ेंगे तब, लेकिन हमें बस केवल हमारा काम चलाना है तो हम इसके फॉर्मूले देखेंगे। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आता है, इनका जो परिणामी फोर्स आता है बच्चों, या परिणाम जो आता है, इन दोनों को मिला करके जो इफेक्ट आता है, जिसको हमने जैसे कहा कि दो लोग हैं, अगर एक लोग मेरा हाथ पकड़ के इधर मूव कर रहा है खींचे, तो मैं इनकी तरफ ना जाके ऐसे बीच में जाऊंगा। तो ये बीच में जाने का क्या मतलब है कि मेरा इनका फोर्स और इनका फोर्स जो लग रहा है उनका नेट वैल्यू इस बीच में आ रहा है, इसलिए मैं इधर मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसकी वैल्यू निकाली जाएगी a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, cos थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल। ठीक है बच्चों, a और b के बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो ये आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये एक ही फॉर्मूला हर एक जगह हमें यूज करना है। ठीक, अब बच्चों थोड़ा कुछ स्पेशल केस, मतलब इसी फॉर्मूले से हमारा सारा काम हो जाना है, तो हम कुछ स्पेशल केसेस लेंगे बच्चों। कुछ क्या लेंगे, स्पेशल केसेस लेंगे जिसमें हमारा काम बने। कैसे स्पेशल केसेस लेते हैं, चलिए मान लीजिए केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1, पहला केस लेते हैं कि अगर थीटा क्या हो, 0 हो, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब जिधर ए है, जिधर ए वेक्टर है बच्चों, उधर ही बी वेक्टर भी हो जाए। तो ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनका ए भी इधर ही है, बी भी इधर ही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 0। एंगल कब बनता है, जब दो लाइंस के बीच में कुछ स्पेस हो। अब इनके बीच में स्पेस का मतलब है कि जब ये ज्वाइन होंगे तब कोई स्पेस नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको इसके ऊपर रख दो तो कोई स्पेस नहीं है, तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री। अब इसके केस में आर की वैल्यू आ जाती है बच्चों, ये देखो अगर हम इसमें 0 डिग्री पुट करें तो a² b² + 2ab cos 0। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1। कुछ वैल्यू बच्चों आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए अगर आपको वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है तब। जैसे cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है, सर cos 0 डिग्री की होगी वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू होगी बच्चों √3/2, cos 45 की वैल्यू होगी बच्चों 1/√2, cos 60 की वैल्यू होगी बच्चों 1/2, cos 90 की वैल्यू होगी बच्चों 0। ठीक है, और cos 120 की वैल्यू होगी बच्चों -1/2। ये कैसे निकाला जाता है, इसका एक मेथड, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होती है, पर आपको ये याद होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, cos 150 की वैल्यू होती है बच्चों, cos 150 की वैल्यू हो जाएगी -√3/2। ठीक है, और cos 180 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों
-1। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हमने क्या किया, जीरो की वैल्यू कितना रखना, 1 रखेंगे। जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √a + b का होल स्क्वायर। और अगर अंडर के अंदर कोई भी स्क्वायर आ जाता है तो हम उसको लिख देते हैं a + b, मतलब उनको उसका अंडर से वो बाहर आ जाएगा। यानी a + b को सिंपली ऐड कर लीजिए, कोई वेक्टर की तरह जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड ले लेते हैं बच्चों। सेकंड क्या है कि अगर मान लीजिए 180 पे आ जाए तब ना, अब 180 पे आएगा तो क्या होगा, अगर 180 का मतलब एक वेक्टर इधर हो, ये a वेक्टर इधर लग रहा है और b वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट ना, अगर एक हाथ इधर है और एक हाथ इधर, तो ये एक दूसरे के क्या है सर 180 डिग्री पे है। ठीक है, तो 180 डिग्री पे होंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों a² + b² + 2ab। अब cos 180 की वैल्यू क्या लिखा मैंने, -1। माइनस लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस। जैसे ही माइनस यहाँ आया वहां ये क्या होगा बच्चों, जैसे माइनस यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा a² + b² का -2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको बाहर निकालोगे तो सिंपली हमें, यानी अगर 180 पे होगा तो r निकालने के लिए सिंपली क्या करना चाहिए सर, माइनस कर लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, a - b। ठीक, वैसे ही बच्चों थर्ड केस ले, इसको आप लोग नोट करना चाहे तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर हम इसको थर्ड केस ले लें, जो 3 केसेस हैं, और चौथे केस के लिए आप थीटा पे होगा, अगर आपको बार बार ये लगाना ना पड़े, आपको क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो इसको याद रखे रहिए, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड केस ले लेते हैं बच्चों, थर्ड केस ले लें, केस नंबर थर्ड ले बच्चों। तो केस नंबर थर्ड में अगर एक वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे, यानी उनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, उनके बीच में क्या बन रहा है 90 डिग्री, यानी थीटा = 90 डिग्री बन रहा है, तो हमें आर वेक्टर निकालने के लिए देखो यहाँ पे जब हम cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा बच्चों, और आर रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी a² + b², बस। ठीक है, a² + b²। अब हमें, अगर आप इसको सही से लर्न करना चाहे तो पहले केस में अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को जोड़ लो, अगर दोनों अपोजिट है तो दोनों को घटा लो, और अगर 90 डिग्री पे है तो ऐसे √a² + b² का फॉर्मूला यूज करो। अगर थीटा है, अगर 60, 65, 60, 30, 90, 45 ऐसे कुछ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। दो वेक्टर जब वो वेक्टर क्वांटिटी में ही लगाए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लर्न हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, चलिए बच्चों अब देखिए हमारे पास क्या है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस के बीच में जो फोर्स अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ऐसे बच्चों मान लीजिए एक फोर्स है, यहाँ पे एक Q0 चार्ज रखा गया है, Q0। अब हमें इनके ऊपर फोर्स लगाना है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, माइनस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, माइनस मारना चाहो तो माइनस मार लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसके इनके बीच की दूरी r1 है, r1 वेक्टर। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा F1 फोर्स से। ये क्या करेगा बच्चों, इसको, ये इनके बीच की दूरी r2 है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ F2 से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। फिर ये क्या करेगा, ये बच्चों अपने F3 से, ये इनके बीच की दूरी r3 है, तो ये F3 से क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। अब देखो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 और F3, तीनों बच्चों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। अब हमें तीनों को क्या निकालना है, तीनों का सर रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है, तीनों का परिणामी बल निकालना है, कि तीनों का जो तीनों को मिलाएं और इन तीनों को मिलने से जो एक फोर्स बनेगा उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी F1, F2 और F3 को मिलाकर के जो फोर्स बनेगा
उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए एक छोटा सा प्रिंसिपल यूज करते हैं बच्चों, जिसका नाम है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन, आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा ये फालतू बातें कर रहे हैं, ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, आपको बस सिंपल जानना है वेक्टर को ना। ये क्या कहता है, वेक्टर सम ऑफ, क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो बहुत सारी फोर्सेस है इनका क्या निकालो, टू फाइंड द रिजल्टेंट, टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एड वेक्टर, एड ऑल फोर्सेस वेक्टोरली। मतलब वेक्टर के रूल को फॉलो करते हुए सभी फोर्सेस को क्या करिए बच्चों, ऐड कर लीजिए। यानी एफ नेट इक्वल टू ना F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ऐसे जितने भी होंगे सबको वेक्टर के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन एक बात और जानते हैं बच्चों, हमारे पास ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिसमें हम 10 वेक्टर को, 4 वेक्टर को या 3 वेक्टर को, जैसे 3 वेक्टर दिख रहे हैं F1 F2 F3 एक साथ ऐड कर सके। नहीं, हम एक वेक्टर मतलब 2 वेक्टर को एक साथ ऐड कर सकते हैं, 3 वेक्टर को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। पहले इन दोनों को ऐड करें, फिर इनका परिणामी बल निकालें, फिर तीसरे वाले को ऐड करें। ये हमारे पास लॉ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन तीनों को एक साथ ऐड कर दें या एक चारों को एक साथ ऐड कर दें, ऐसा बिल्कुल कोई लॉ नहीं है हमारे पास। हमारे पास वेक्टर लॉ में केवल हम 2 वेक्टर को एक साथ ऐड करते हैं, तो इसलिए इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ अलग तरीके से होगा बच्चों, मतलब ये होगा तो यही, लेकिन ये वेक्टर्स हैं, ऐसे नॉर्मली ऐड कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इनमें डायरेक्शन लगा हुआ है, ठीक। तो इसलिए हम वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगे, जो हमने रूल अभी पीछे बताया है, ठीक है। जो पीछे बताया उसी रूल को फॉलो करेंगे बच्चों, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, फटाफट न्यूमेरिकल लेंगे बच्चों। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, अच्छा आप ये पूछना चाहते हैं कि सर ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे, लगाएंगे बच्चों, लेकिन हमें क्या है कि हमें उस फोर्स की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पे आपको फोर्स जानना है, ठीक है ना, वही फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे, उसी पर देखेंगे और किसी का नहीं देखेंगे। आप इनका कोई क्या लेना देना, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है इन भाई साहब से कि क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये कितना किसी पे लगा रहा है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इन पे कितना लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनका कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल से। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 चार्जेस हैं बच्चों, एक मान लो चार्ज है Q और एक मान लेते हैं 4Q चार्ज है, ठीक है। अब हमने कहा कि इसको कहां पे रखा जाए, प्लस Q को कहां पे रखा जाए, कि इस प्लस Q पे लगने वाला फोर्स, ये मान लो R डिस्टेंस है, इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते थे हम, लेकिन हम लोग ऐसे नॉर्मली ले लेते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, 10 माइक्रोकूलम, 20 40 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। हमने सिंपल ले लिया है। हमने कहा कि इस पे बताइए कि फोर्स मतलब ये चार्ज Q कहां पे रखा जाए कि इस पे लगने वाला फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, वेयर शुड प्लेस्ड चार्ज Q between Q small q and 4Q, it feel no force। मतलब कि कहां पे इसको Q को रख दे कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स हो बच्चों वो क्या हो, 0, यानी ये कोई भी फोर्स फील ना करे, ठीक है। तो अब देखिए, यानी फोर्स फील ना करने का क्या होगा, यानी ये और ये भी, ये दोनों क्यों है, यानी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये ऐसे फोर्स लगाएगा, रिपेल मतलब पीछे ढकेलना, ठीक है, रिपेल मतलब पीछे ढकेलना। और ये 4Q इसके पे क्या करेगा बच्चों, ये भी इधर ढकेलेगा। ये मान लो F1 है तो ये मान लो F2। अब इसको कोई फोर्स ना लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए सर, इस पे ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए ना, यानी इनका जो रिजल्टेंट है F1 और F2 दोनों क्या होना चाहिए, 0,
ठीक। अच्छा, अब इसको लगाने के लिए हम देख लेते हैं, मान लें ये यहां से यहाँ की दूरी x है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, r माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया, r माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए फोर्स लगाते हैं। अच्छा, अब तुमको मैंने बताया, आप लोगों को मैंने बताया बच्चों कि अगर दो वेक्टर F1 भी वेक्टर है F2 भी वेक्टर है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इनका डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट। तो इनका नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा, डायरेक्ट लिख लो, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फील नो फोर्स, कोई भी फोर्स फील ना करे, यानी एफ नेट की वैल्यू क्या हो गई सर, देखिए बच्चों, देखिए एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एफ नेट जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ नेट जीरो होने के लिए हमने बताया एफ नेट जीरो हो तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि F1 इक्वल टू F2 हो जाए सर। F1 इक्वल टू F2 हो तो इनकी वैल्यू लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q0 अपॉन Q0 मतलब ये वाला Q इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब दूसरे वाले के लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 4Q और कैपिटल Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक। अब ये कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से x नहीं, ये वाला नहीं कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे कितना बचा 4 माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा बच्चों। ठीक है, अब दोनों साइड का क्या लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो 1/x इक्वल टू 4 का आ जाएगा 2/r माइनस एक्स, इनका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, r माइनस एक्स इक्वल टू 2x, इसको इधर लेकर गए बच्चों, r इक्वल टू आ गया 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू r/3, यानी चार्ज कहां से रखा हो, Q1 से r/3 डिस्टेंस पे रखा हो, यानी x की वैल्यू बच्चों आ गई r/3 डिस्टेंस पे रखा होगा, तब दोनों पे जाकर के नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। इसको हमने कैसे किया, वही वेक्टर से, दोनों अपोजिट थे, 180 डिग्री था, डायरेक्ट लगा लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक्स जीरो है, तो यहाँ पे 1 कूलम हमने रख दिया। ठीक है, अब 1 मीटर पे 1 माइक्रो कूलम रखा, 2 मीटर पे 2 पे बच्चों कितना रखा हमने, 2 पे 8 माइक्रो कूलम रखा, और 3 पे हमने रखा 27 माइक्रो कूलम। ठीक है, और 4 पे लिखा 64, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, ऐसे ये रखा। माइक्रोकूलम में ले रहे हैं, माइक्रोकूलम क्या होता है, 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू 10 के पावर माइनस 6, और मिली में आ जाएगा 10 के पावर माइनस 3, और नैनो में आ जाएगा 10 के पावर माइनस 9। ठीक, ऐसे बच्चों कहां तक गए हम लोग, 10 तक गए। 10 पे मतलब 1000 माइक्रोकूलम रखा, और यहाँ पे आ गया 10 मीटर। आपसे पूछा कि एफ नेट बताइए, फाइंड एफ नेट एट 1 कूलम, 1 कूलम पे एफ नेट बताइए, नेट फोर्स। अब देखो क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूसरा वाला भी क्या करेगा सर, रिपेल करेगा, तीसरा वाला भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, चौथा वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे 10 के 10 फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे बच्चों। जब एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो इनको हमें बताया हमने आपको कि इनका ऐड करने का कोई रूल नहीं, सिंपल एडिशन मेथड से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, तो एफ नेट इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर। ठीक है ना, अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, पहले के लिखा 1 कूलम इंटू 10 के पावर माइनस 6 अपॉन 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे का 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 1 इंटू 8 माइक्रोकूलम मतलब 8 इंटू 10 के पावर माइनस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर। ऐसे तीसरा लिखे बच्चों, तीसरा लिखे, चौथा लिखे, ऐसे लिखे, और यहाँ पे आए 10 इंटू 10 के पावर माइनस 6 यानी 1000 इंटू 1 इंटू 1000, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन भी है ना, इंटू 10 का स्क्वायर। देखो सर अब क्या करते हैं, अब हम इसमें से एप्सिलॉन जीरो और ये 10 के पावर माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं। क्या बनेगा, एफ नेट इक्वल टू, सर एफ नेट इक्वल टू बन जाएगा, क्या बनेगा कि
1/4πε0 10 के पावर -6 1/1 प्लस 8/4, ठीक है, प्लस 27/9 प्लस 64/16, ऐसे ऐसे 1000/100, ठीक। अब इनको डिवाइड करो बच्चों, इसको डिवाइड करो तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 ऐसे आता जाएगा, ठीक। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसकी वैल्यू कितनी है सर? 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -6। अब ये कितना आ गया? 1 + 2 डिवाइड किया ना, डिवाइड किया तो 2 बचा, फिर कितना बचा? 3 बचा था, फिर 4, फिर ऐसे ऐसे सर 10 बचा है। अब 1 से 10 तक के जोड़ने वाली संख्या क्या होती है बच्चों? एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2। अब 10 तक है तो इनको पहले कर लो, और 3 बचा है सर, इंटू इनको जोड़ेंगे, 10 तक है तो 10 इंटू 10 + 1 11/2, ये कितना आ जाएगा? 5 आ गया। अब देखो कितना हुआ, 5 का मल्टीप्लाई 11 में 55 इंटू 9 इंटू 10 के पावर 3, ये कितना आएगा बच्चों? इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45 और 495 इंटू 10 के पावर 3, इतना न्यूटन आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिए 45 ये आ गया, हाँ सही है, इतना न्यूटन आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा सर एंगल वाला लीजिए कोई। चलो बच्चा एंगल वाला लेते हैं, एंगल वाला 1 2 कराते हैं हम आपको। एक बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड मान लिए ए है ना, ए साइड है, इक्विलेटरल का मतलब है ए साइड, ये से, ठीक। अब यहां पे रखे -q, यहां पे रखे q और यहां पे रख देंगे q। हमने पूछा यहाँ पे 2q रख सकते हैं, चलो 2q ले लेते हैं। हमने पूछा फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड F नेट एट -q पे F नेट बताइए, F नेट पे -q कितना होगा। चलिए बच्चों बात करते हैं ना कि F नेट कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला भाई सब क्या करेंगे, ये वाले इधर अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। ये वाला इसको क्या करेगा सर, ये वाला इसको इस लाइन पे अट्रैक्ट करेगा F2 से, ठीक। अब देखो इनके बीच का इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, इनके बीच का एंगल होता है 60 डिग्री, यानी ये दोनों फोर्स के बीच का भी एंगल क्या हो गया सर, F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है सर 60, ठीक। तो अब क्या करना चाहिए, अब हमें वेक्टर से जोड़ना चाहिए। वेक्टर से कैसे जोड़ेंगे, दो वेक्टर के लिए सर हमारे पास फॉर्मूला है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है सर। अब पहले F1 तो F2 निकाल लीजिए। चलो बच्चा F1 निकालते हैं। F1 कितना होगा सर, F1 कितना होगा, सिंपल सा निकालते हैं, F1 1/4πε0 क्यों। इसमें देखो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है बच्चों, पहले जान लो, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है। आपको डायरेक्शन पता करने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं, प्लस माइनस देखना है कि रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा। आपको ये नहीं करना नेगेटिव यहां पे लिख देना, नहीं कहीं भी हमने नहीं लिखा है ना, तो ऐसे। अब देखो F1 की वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू कितना होगा 1/4πε0 2q इंटू अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर बच्चों हम देखें सही से तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ये सब कुछ वही है, 2 इंटू 1/4πε0 q इंटू q अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है। देखो ये और ये दोनों बराबर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, यानी अगर हम लिखें तो F1 इक्वल टू 2F1, सॉरी F2 इक्वल टू 2F1, F2 इक्वल टू 2 गुना है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वैल्यू पुट करने में, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू पुट करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा बच्चा, यहाँ पे फिर करें फिर स्क्वायर करें फिर लिखें तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, तो F नेट इक्वल टू क्या आ गया सर, F नेट इक्वल टू F का स्क्वायर, चलिए 2F का स्क्वायर,
ठीक है, प्लस 2 इंटू 2f इंटू एफ इंटू कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये वहां से कैंसिल हो गया। तो एक कितना आ गया बच्चों, देखो एफ स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगा 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, मतलब 7√7f स्क्वायर। अब देखो बच्चों f की वैल्यू क्या है, f बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो आ जाएगा f√7, f√7। f की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी, f की वैल्यू ये होगी, तो f नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, f नेट की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 q/a² इंटू √7। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों थोड़ा थोड़ा, चलिए आई होप दिखाई दे रहा है। चलो ये वैल्यू हमने निकाल लिया ना, ये आएगा एफ नेट इस पे, यानी इन दोनों का जो परिणामी बल आएगा 1/4πε0 q² √7। √7 की वैल्यू पुट करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू लिखी होगी आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक, आपके लेवल पे हम लोग इतना कर रहे हैं, थोड़ा इससे ज्यादा लेवल भी है, बहुत सारे तरीके के, सेंट्रॉइड पे निकालिए, एक स्क्वायर ले लेंगे उसका निकालिए, तो ऐसे बहुत टाइप है। आपको सिंपल सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है बच्चों। सर लेवल बढ़ा रहे हैं कि परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बस ना, ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक हेक्सागन है, क्या है बच्चों, हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, जिसमें 6 साइड होती है ना, हेक्सागन, और 6 इक्वल है ऐसे। सर बेंजीन बना रहे हैं आप, ठीक ना, ये है। अब इसके 5 कॉर्नर पे इक्वल चार्जेस रखे गए हैं, ठीक, और यहां पे रखा गया Q0। आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड फोर्स, फाइंड एफ नेट एट Q0, Q0 पे एफ नेट बताइए, ठीक है। अब ये सभी इक्वल है बच्चों, इक्वल हेक्सागन मतलब इक्वल साइड है ना, ये इक्वल साइड। अब हमें पता है कि बच्चों जो हेक्सागन है, चाहे कोई भी क्लोज्ड मतलब पॉलीगॉन होता है, उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, सर इंटीरियर एंगल तो 360 ही होगा, कोई भी हेक्सागन होगा बच्चों, ठीक है, इंटीरियर एंगल कितना होगा 360, ठीक। तो हमने क्या कहा पे, सेंटर पे, देखो ये यहाँ पे ऐसे मिला दिया ना, तो ये कितना होगा, ये सर 60 है ना, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। कैसे, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों का इक्वल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। अब देखो बच्चों क्या होता है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि ये दोनों साइड जो है ये A = R हो जाएगा, ठीक है, A = R। जो ये इसका एक साइड है और उसका जो रेडियस है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में सभी साइडें क्या होती है, इक्वल, और सभी साइडें इक्वल है तो ये एंगल 60 हो जाएगा, हर बार एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे एंगल 60 हो जाएंगे और 60 हो जाएंगे तो ये दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल, तो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, दो साइड देखो, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है तो क्या होगा, तीनों ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल कितने हो जाते हैं बच्चों, सब तीनों इंटीरियर एंगल 180 होंगे। तो ये हमें नहीं पता था, 180 + 2x, तो यहाँ ये कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, ठीक है। जब 60 आ जाएंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा तो A = R हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब हम क्या कहेंगे, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा ना, ये Q1 मान लो, तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो इसके सामने जस्ट ये वाला है तो इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे बच्चों। फिर ये वाला जितना इफेक्ट से इसको इधर ढकेलेगा उतने इफेक्ट से ये वाला भी इसको ढकेलेगा, तो ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस वाले का इफेक्ट कौन कैंसिल करेगा, कोई नहीं। अगर 6 पे रखा गया होता, अगर 6 पे रखा गया होता तो एफ नेट एट द सेंटर क्या आता है, 0। तो अभी ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि हमने कहा कि एक साथ केवल 2 को ऐड कर सकते हैं, तो हमने इसको और इसको ऐड किया तो एक दूसरे को कैंसिल, 0, इसको ऐड किया तो एक दूसरे को 0, क्यों, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट होते हैं सर, F1 - F2 करेंगे तो आएगा 0 ही, यानी इक्वल और अपोजिट होगा तो बच्चों 0 आ जाएगा,
ठीक, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं था, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ नेट इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख लो 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमको 2 3 का 1 2 का कैंसिल हो जाता है बच्चों, और 1 2 का ही बचता है। ठीक, अगर हमने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू रखते तो उनकी वैल्यू अलग आती, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, फिर 2 का देखते। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, ऐसे बच्चों हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझने के लिए, ये आपको थोड़ा सा 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 4 कॉर्नर, यहाँ पे 8Q1 2Q 3Q 4Q ऐसे रख दिया, और हमने इस पे पूछा तो ये इधर रिपेल करेंगे, ये इधर रिपेल करेंगे, फिर इन दोनों का नेट निकाल, ये भाई साहब इधर रिपेल करेंगे, तो जो इन दोनों का नेट आएगा उनके साथ इसको जोड़ेंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, लेकिन वो +2 लेवल के हैं, वो जेई लेवल के हैं, उसमें थोड़ा और एडवांस चीजें आ जाती है ना, और हमारे लेवल पे बच्चों नॉर्मली इतना ही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।